ग्रीष्मकालीन अवधि क्या होती है इसकी? छोटी होती है, लगभग 1.5 महीने की इसकी क्या होती है? अवधि। अधिकतम जो अवधि रहती है वो इसी की रहती है, ठीक है ना। इसके शीतकालीन जो आखेट है, शीतकालीन आखेट के 2 भाग रहते हैं। उनमें पहला भाग जो है उसको बोलते हैं माऊ, और जो दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं इतर, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो है इसको बोलते हैं उत्तोग। ग्रीष्मकालीन जो है इसे क्या नाम बोल देते हैं? उत्तोग नाम देते हैं, ठीक है ना। तो माउपोक, अब माउपोक का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझना है। इसका मतलब होता है प्रतीक्षा, शिकार, क्रिया या पद्धति, ठीक है ना। और इसको होता है चारा डालकर शिकार, पद्धति या क्रिया। ठीक है। इसमें बसंत काल में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तो बर्फ थोड़ी सी पिघलने लग जाती है। बर्फ का जो स्वरूप होता है, हिम का जो स्वरूप, बर्फ इनमें मैं थोड़ा सा अंतर बताऊंगा आपको, वो थोड़ा पिघलना शुरू हो जाती है। और पिघलने के कारण क्या होता है, इनको फिर कुत्तों की सहायता से शिकार को खोजते हैं। तो उत्तोग जो है इस प्रक्रिया में क्या होता है, बसंतकालीन जो होती है इसको उत्तोग कहते हैं। और ये क्या है, नाव के माध्यम से या स्लेज गाड़ी, ये क्या है मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। स्लेज गाड़ी नाव को कहते हैं गया, ठीक है ना। तो नाव के माध्यम से या फिर स्लेज गाड़ी के माध्यम से जानवरों को किसी क्योंकि गर्मी होती है ना, तो छोटी छोटी जो गाय वगैरह, सेवाल वगैरह निकल आते हैं, तो वहां की जो दुर्गे लोमड़ी है या खरगोश है या वो छोटे छोटे जीव जंतु है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। और मछलियां का उपयोग इसके नाव के माध्यम से मछलियों का शिकार करते हैं। और स्लेज गाड़ी से क्या होता है, छोटे मोटे जो भी गर्मियों के अंदर जो छोटे मोटे जीव निकल के आ जाते हैं इस चारा को खाने के लिए, उनके शिकार के लिए इस प्रकार की पद्धति को, इसमें ये धनुष्मान का भी, धनुष्मान का उपयोग करते हैं। सबको डिटेल से बताऊंगा मैं। ये धनुष्मान को मैं थोड़ा सा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ जाए, और दोबारा जब डिस्कस करेंगे तो वैसे आपको लगेगा कि ये चीज तो मेरी समझी हुई, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ धनुष्मान का। और इसके अलावा आर्कुन या हार्कुन, आर्कुन या हार्कुन दोनों नाम है। कई किताबों में हार्कुन भी लिखा हुआ है, कई किताबों में हार्कुन भी लिखा हुआ है। क्या नेट पे भी आप सर्च करें कहीं हार्कुन या कहीं हार्कुन भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो दोनों हम इसमें लिख सकते हैं, हार्कुन में आप भी लिखो तो हार्कुन और हार्कुन दोनों लिख आगे लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं रहता है कि क्या हार्कुन है। ये भाला होता है, जो भालेनुमा क्या होता है भाला, उसको भाले को हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीष्मकालीन और ये शीतकालीन। अब क्या होता है इसमें, एक एक शब्द जब ये आप जनजाति पढ़ रहे हो तो मैं इससे छोटे से छोटे टॉपिक को इसमें क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि जो चीजें आपने यहाँ पर समझी हैं उनको बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से इसको देखिए, किताब में आपको पढ़िए और किताब पढ़ने के बाद में आपका चैप्टर पढ़ने के बाद में दोबारा वीडियो देखिए। आपका वीडियो डाउनलोड हो चुका है, अपलोड हो चुका है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो वीडियो है इसको बार बार देखिए आप, तो कुछ चीजें बिल्कुल समझ में आ जाती है, ठीक है ना। इसी से छोटे प्रश्न बना है, बहुत से छोटे प्रश्न इसी से बने। अब जो पहले हम आखेट लेते हैं, तो आखेट में हम पहला लेंगे शीतकालीन आखेट। कौन सा लेंगे, शीतकालीन आखेट। और शीतकालीन आखेट में जो हमारा प्रथम हिस्सा है यानी प्रथम भाग जो है इसको बोलते हैं माउथ को। मैं बार बार मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं, बार बार मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं, बार बार मैं आपको उसकी
समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि इनके छोटे प्रश्न पूछ लेता है। आगे भी आपके जितने कॉम्पिटिशन होंगे उन कॉम्पिटिशन में भी इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो माउथ का मतलब हो गया प्रतीक्षा करना, यानी प्रतीक्षा करते हुए, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, शिकार करते क्या है, प्रतीक्षा करते, शिकार करते। कल भी इसमें थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसमें वो चीज शामिल हो जाएगी। प्रतीक्षा का शिकार करने का मतलब क्या होता है कि शीतकाल में पूरे क्षेत्र में, ठीक है ना, और जो बर्फ जमी होती है, अत्यधिक शीत पड़ने के कारण लगातार बर्फ पे बर्फ लगातार पड़ते रहने के कारण और अत्यधिक तापमान की कमी आने के कारण जो उस क्षेत्र का जलीय स्वरूप है वो हिम में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, और ऊपर से लगातार क्या करती रहती है, हिम की वर्षा होती है, वर्षा होती है वो हिम की वर्षा होती है, ठीक है ना। स्नोफॉल होता है, रेनफॉल नहीं होता, स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मतलब छोटे छोटे आपने देखा होंगे जम्मू कश्मीर में होते वो इनके छोटे छोटे आप फिल्मों में बहुत देखे होंगे, ठीक है ना। तो उन फिल्मों में जैसे वो गिरते रहते हैं उनको बोलते हैं स्नोफॉल। फॉल का मतलब डाउन, स्नो का मतलब हिम, है ना, हिम वर्षा कह सकते हैं, है ना, हिम वर्षा का रूप रहता है। तो हिम वर्षा का जो स्वरूप रहता है वो हिम लगातार ऊपर से लगातार गिरने के कारण होते हैं, शीत के कारण वो धीरे 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 उस पर दबाव पड़ने से जो हिम होती है वो ठोस रूप धारण कर लेती है। क्या धारण कर लेती है, ठोस रूप धारण कर लेती है। इसलिए एक चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, हिम ठीक है ना, जो कोमल होती है, ठीक है ना, नरम होती है, कोमल होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। उसको आप देखो ऐसे गोला से बना के मुंह मारना तो लगते नहीं है, हम देखे होंगे फिल्मों में बहुत से, तो उसको क्या बोलते हैं हिम। ये ऊपर से क्योंकि ऊपर तापमान की इतनी कमी आ जाती है, जो नमी बनी हुई है वो बूंद का रूप बना लेके अत्यधिक ठंडी के कारण संघनन उनका ज्यादा हो जाता है। आपने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा संघनन, ठीक है ना। तो संघनन की जो क्रिया है, वो संघनन की क्रिया के कारण जो नमी होती है वो अत्यधिक नमी होती है, और वो नमी तापमान की कमी के कारण बूंद का रूप बना लेकर सीधे ही बर्फ में क्या हो जाती है, हिम में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, उसमें बदल जाती है, और फिर वो भारी होने के कारण नीचे आती है, उसको हिम बोलते हैं। और यही हिम लगातार बढ़ती रहती है, यही हिम लगातार बढ़ती रहती है, दबाव के कारण ये अपना ठोस रूप धारण कर लेती है। कौन सा रूप धारण कर लेती है, ठोस रूप में होती है। जब ठोस रूप में हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या है, आपने देखा इंग्लिश में हिम को क्या बोलते हैं, स्नो, ठीक है ना, और बर्फ को क्या बोलते हैं, आइस। दोनों चीज वही है, भी जल के संघनन की प्रक्रिया के कारण जो जल था उसका रूप परिवर्तन हो गया। भी अगर हम बात करें नमी, तो जल जो है वो 3 रूपों में पाया जाता है, आपने साइंस में पढ़ा है, 3 रूपों में पाया जाता है। गैसीय रूप में जो नमी होती है वातावरण में जो रहती है नमी, गैसीय रूप में, ठीक है ना। तरल रूप में जो भी जल है वो, और ठोस रूप में। अब ठोस रूप में 2 रूप आते हैं इसके, ठोस रूप में 2 रूप होना है, एक तो हिम का रूप आ गया और एक बर्फ का रूप। ठोस है, दिखने में हमें लगता है कि ये जल नहीं है, जल नहीं है, लेकिन है, तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, उसका गोला सा बना सकते हैं, उछाल सकते हैं, खोद सकते हैं, आसानी से उसको हटा सकते हैं। ऐसी जो चीजें होती हैं उनको, ऐसी जो जल का स्वरूप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। और बहुत ज्यादा ठोस होती है, इतने से भी तोड़ने में कठिनाई पैदा हो जाती हो, कठोर होती है, तो ऐसी को क्या बोलते हैं, आइस, ठीक है ना। इसीलिए आपने जब फ्रीज के अंदर जब हम बर्फ जमाते हैं, जो फ्रीजर होता है उसमें बर्फ डालते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिनमें बर्फ डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइस क्यूब। स्नो क्यूब नहीं, आइस क्यूब, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, आइस क्यूब बोलते हैं। क्यूब क्या मतलब, वो क्यूब के आकार का होता है, और आइस क्यूब को ठोस होता है, इसलिए इसका नाम होता है आइस क्यूब। आपने सुने हैं बहुत से, तो इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में आप रखना है आपको। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, ताप के कारण, ताप की कमी के कारण शीत स्थिति पैदा हो जाती है, और उसके कारण जो जलीय स्वरूप होता है वो कठोर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। तो उस जलीय क्षेत्र के अंदर जो मछलियां होती हैं वो जैसे जैसे बर्फ करती है तो उनको श्वास लेने के लिए बाहर आना पड़ता है,
तो वो जगह जगह छोटे छोटे छिद्र से बना देता है, और बर्फ उन छिद्रों के हिसाब से कि वो लगातार उसको ऊपर से बर्फ को मारती रहती है, श्वास लेने के लिए उसको ऊपर आना पड़ता है, तो छोटे छोटे छिद्र से हो जाता है, ठीक है ना। और छिद्रों में वो तैरती हुई अंदर से आती है, फिर श्वास लेती है, फिर वापस अंदर चली जाती है, फिर आती है, फिर श्वास लेती है, फिर वापस अंदर चली जाती है। ऐसी स्थिति का प्रकार जो है वो, तो इनकी जो मछलियां हैं, सीधी मछली, वालरस मछली जो है वो करती है। तो ये जो मछली है वो श्वास लेने के ऊपर जैसे बाहर आती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कोई बर्फ का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, और बर्फ के क्षेत्र के नीचे ये क्या होगी मछली। अब लगातार ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पर तोड़ने के कारण चित्र बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस चित्र के अनुसार क्या होता है कि प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है ना, इसके कारण क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा के साथ ये है, तो यहाँ पर मछली आती है कोशिश। अब यहाँ पर कल ही मैं थोड़ी सा वीडियो बताया था आपको, वो बाकी रह गया था इसमें, और यहाँ इसमें वो बैठा रहता है, ठीक है ना। अब इसका मछली जरूरी थोड़ी है वो यहाँ वाले रह जाएगी, ठीक है ना, वो यहाँ वाले रह जाएगी। तो जब यहाँ वाले आती है, ठीक है ना, और वो इसके अंदर क्या है, छठी वगैरह लगा के छोड़ते हैं, है ना, इसके अंदर क्या लगा देते हैं, कुछ हड्डी वगैरह लगा देते हैं। और हड्डी का स्वरूप कैसे, जैसे हड्डी लगाते हैं ना, तो अगर मान लो हड्डी ऊपर से इधर आ रही है, इसका मतलब मछली इधर से आ रही है, तो वो उसकी इस स्थिति में रहता है, मेरे को हार्पून कहाँ मारना, हार्पून समझना है, भाला, जो भाला होता है उससे शिकार करता है, तो हार्पून मेरे को कहाँ मारना है, ये इस स्थिति में। तो ये इनको वेट करना पड़ता है, तो वेट करने के हिसाब से इनका क्या नाम होता है, प्रतीक्षारत शिकार, प्रतीक्षारत शिकार। तो इस तरीके से इनकी दूसरी जो हमारी प्रक्रिया है उसको कहते हैं इतुरकोप। क्या कहा जाता है, इतुरकोप। अब इतुरकोप में थोड़ा सा बताया आपको, चारा डालता है। अब चारे के अंदर क्या है, छोटे मोटे मांस के टुकड़े हैं, ठीक है ना, उनको इन जगहों में इन खांचों पे डाल के दो तरफ से, दोनों तरफ से यहाँ थोड़ा चारा डाल देते हैं, यहाँ चारा डाल देते हैं, और मछलियां जो होती है वो इन क्षेत्रों में यहाँ चारा डाल दिया, तो यहाँ थोड़ा सा पानी के अंदर यहाँ पर चारा इकट्ठा रहता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ क्षेत्रों में चारा डालकर वो मछलियों को बुलाते हैं, और मछलियों एक तो होता है कि मछली स्वयं आती है और वो वेट करता रहता है, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माउपोक बोलते हैं। एक उनको हम कुछ ना कुछ डालकर, कुछ चारा डालकर उनको बुलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको भाई, एक तो किसी व्यक्ति को हम, कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना, हमारे घर में कोई व्यक्ति आ रहा है दूसरी जगह से, जैसे मान लो ये ए है और ये बी, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा घर है, ये बी का भी, ठीक है ना। अब बी ने कल हमारे को ये कहा था कि मैं आपके घर आऊंगा, ठीक है ना, 2-3 दिनों में आपके घर आऊंगा, ठीक है, उस बात को हफ्ता भर हो गया, ठीक है ना। अब ए जो है, ए सोच रहा है, मालूम ए ने मैं आपके घर आऊंगा लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे में, ठीक है ना। अब ए को जाना है कहीं दूसरी जगह, ए को कहीं दूसरी जगह जाना है, तो ए क्या कर रहा है, उसका वेट कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो जो वेट कर रहा है ना, ये पद्धति कौन सी होगी, माउपोक। कौन सी पद्धति होगी, माउपोक। अब ये जो है उसके कारण है और ये आ नहीं रहा, तो फिर ये क्या करेगा, यहां से फोन करेगा उसको, ठीक है ना, फोन करेगा, तो फोन करके उसको बुलाएगा, अरे भैया आ जा, अरे मैं जा रहा हूं, आ जा, है ना, तो निमंत्रण दे रहा है। तो जो निमंत्रण देकर बुलाते हैं उसको क्या बोलेंगे, इतुरकोप। समझ में आ गया। माउपोक है, सामने वाले का मैं आऊंगा कब आऊंगा, अब वो वेट कर रहा है कि कब आएगा, अब आएगा, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, वेट कर रहा है। और एक ऐसा हो कि फोन करके भैया 15 मिनट में आना है तो आ जाओ। तो वो जो चीजें हैं, यहाँ क्या किया जाता है कि माउपोक में तो प्रतीक्षा की जाती है, और इतुरकोप में क्या किया जाता है, प्रतीक्षा नहीं की जाती, बल्कि मछलियों को बुलाने के लिए जगह जगह पर कुछ चिन्ह है, उनके ऐसे हो बैठे तो उनमें चारा डाल देते हैं, या हड्डी पे मांस लगा के उसके अंदर थोड़ी लटका देते हैं, ठीक है ना। तो मछलियां क्या करती है, इनके सुगंध के कारण, ठीक है ना, इनकी सुगंध के कारण क्या करती है, यहां पर
आती रहती है। और जैसे ही ये हड्डी हिलती है, ये हार्पून से उसका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पद्धति, दो पद्धति है आपकी, इंटरकॉक की होगी और सॉरी इंटरकॉक की होगी, माउथ। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये चारा डालकर बुलाने की शिकार पद्धति है। क्या है, शिकार पद्धति। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब जो एक दूसरी पद्धति है वो है बसंतकालीन। कौन सी पद्धति है, बसंतकालीन। इसको उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। जब ग्रीष्मकालीन व्यवस्था में थोड़ी बर्फ पिघल जाती है, थोड़ा जल का स्वरूप आ जाता है, तो फिर बर्फ के ऊपर तो खड़ा नहीं है, वो तो जलीय स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तो जलीय स्वरूप में थोड़ा जलीय स्वरूप में थोड़ा बर्फ के रूप में, इस तरीके से उनका एक कॉम्बिनेशन सा रहता है। तो उसके लिए फिर इनको क्या करना पड़ता है कि मछलियों की शिकार के लिए नाव का उपयोग किया जाता है। नाव का उपयोग करते हैं बसंतकालीन में। ठीक है, अब इस नाव को, जो नाव होती है, इस नाव को क्या नाम दिया जाता है, कयार। क्या नाम दिया जाता है, कयार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। ये सील मछली की खाल से, सील मछली की खाल से बनी होती है, नाव होती है। इससे जो आकृति होती है, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से इसकी क्या होती है, आकृति होती है। ये लगभग 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, चारों तरफ से ढकी होती है, केवल बाहर के एक हिस्सा जिसमें एस्कीमो खड़ा होता है और ये हार्पून जो होता है ये रस्सी से बंधा होता है। अब रस्सी कहां से लेके आए, ये भी एक सोचने वाली। तो रस्सी क्या की जाती है, जो सील मछली होती है, ठीक है ना, इसकी तांत निकाली जाती है, इससे तांत बनाई जाती है। उस तांत को रस्सी के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और ये भाले का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये रस्सी इस नाव से बंधी होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से फेंक कर मारने वाले भाले को एक नाम दिया जाता है थ्रोइंग हार्पून। थ्रो करते हैं, थ्रो मारती है, तो थ्रोइंग हार्पून के नाम से भी इसका नाम जाना जाता है। तो हार्पून तो दो रूप में करते हैं, एक हार्पून, एक थ्रोइंग हार्पून। हार्पून एक को मारकर वो सिस्टम में, और दूसरा क्या होता है, थोड़ी दूर अगर जानवर जा रहा है तो उसको फेंक के मारते, रस्सी बंधी हुई है तो उसको, जैसे मछली है तो जैसे ही वो अब जल है तो जल के अंदर तो हार्पून चला जाएगा। धरती हो तब तो चलो उसके बारे में पीछे जाके भी ले आए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये नाव से इसको बांधे रखता है। तो ये कयार से इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनके माध्यम से ये शिकार की खोज करते हैं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार की नाव होती है, इसको क्या बोलते हैं, कयार के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, अब ग्रीष्मकालीन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि थोड़े से काई, शैवाल, ठीक है ना, डेडलियस के फूल, पीले से फूल निकलते हैं वो। इसके अलावा जो लाइकेन होती है, एक तरह से ये जो हमें शैवाल वगैरह होती है ना, काई वगैरह, है ना, ऐसी वनस्पति हो जाती है। तो ऐसी वनस्पति को खाने के लिए फिर क्या करते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु होता है वो बाहर निकलते हैं और फिर उनका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। थोड़े से बड़े जानवरों के शिकार करने के लिए जैसे भालू है, लोमड़ी है, या कैरिबो है, ठीक है ना, या रेडियर है, ठीक है ना, इनका उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, अब मैं बताऊंगा ये क्या क्या है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें बुद्ध नाम लेते हैं, वो होता है स्नेज का उपयोग भी। मछलियों को पकड़ने के लिए तो वो किसका उपयोग करते हैं, क्या, इसका प्रयोग करते हैं क्या। और बड़ी जो नाव होती है उसको त्याग करते हैं। तो त्याग के लिए वैल मछली,
इसको त्याग के नाम से जानते हैं। कयाक और त्याग दो प्रकार की क्या होती है, धागा होती है। चलिए ये बिना पहिए की गाड़ी होती है और वारस की मछलियों की और सील मछली की हड्डियों से इसको क्या किया जाता है, बनाया। मुख्य रूप से सील मछली की हड्डियों से बनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा ना सील मछली का उपयोग बहुत कामों में लिया जाता है। तो प्रश्न बनेगा आपको कि सील मछली जो है उसका एस्किमो के जीवन में क्या महत्व है, ये प्रश्न बन जाता है। तो श्रेष्ठ बिना पहिए की गाड़ी, बिना पहिए की गाड़ी का स्वरूप क्या होगा, आपसे कई बार पूछ भी लेता है कि बिना पहिए गाड़ी कैसी होगी। बड़ी क्लासों में डायग्राम दिया जाता है। ऐसे इसके ऊपर पूरा एक बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है ना, बैठने के लिए। तो ये आगे से ऐसे होता है, ठीक है ना। आपने स्नो राइडिंग देखी होगी, जो कई बार स्पोर्ट्स में हम देखते हैं या फिल्मों में कई बार देखते हैं। तो वो जो लोग जाते हैं ना उनके ऊपर चश्मा सा लगा के टोपी और नीचे उनके पैर में नीचे पत्ते से लगे होते हैं, आगे से मुड़े हुए, ऊपर से वो ऐसे जंप करके उसमें हाथ में उनके स्टिक्स होती हैं, उन स्टिक्स को करके वो नीचे जो बर्फ होती है उसके ऊपर फिसलते जाता है। तो वो आगे से कैसे होता है, ऐसे होता है। ये भी आगे से ऐसे करके ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और इनको फिर क्या होता है, रेंडियर या जो कुत्ते होते हैं, रेंडियर या कुत्ते जो होते हैं उनसे बंद होता है, फिर वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। और शिकार का क्या कर लेते हैं, जैसे कुत्ते हैं तो वो खुद शिकार को क्या करते हैं, सूंघते सूंघते चले जाते हैं, ठीक है ना। और रेंडियर का उपयोग बीच में किया जाता है। रेंडियर एक बारहसिंगा हिरण की एक प्रजाति होती है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये क्या है, बसंतकालीन इसका शिकार है। इसके अलावा ये घूमते रहते हैं, छोटे जीव मिलते हैं तो उसको हाथों से भी क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या रहता है, आखेट रहता है। और आखेट कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक शीतकालीन आखेट जिसमें दो भाग हैं, एक आपके माउको और दूसरी इत्रको। क्या होती है माउको, ये मैंने बताया। क्या होती है इत्रको, ये मैंने बताया। दूसरा उपयोग होता है जो बसंतकालीन शिकार पद्धति के रूप में आता है, इसमें नाव का उपयोग करते हैं, कयाक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे जीव जंतुओं को शिकार करने के लिए पैदल ही भाले से उसका या फिर हार्पून से उसका स्वरूप लेते हैं। अब एक थोड़ी सी बात आती है कि ये शिकार करने के लिए जो स्लेज चलाते हैं, ठीक है ना, और शिकार जिनका करते हैं, जिनसे कपड़े बनाते हैं या ये खाल को पहनते हैं, ठीक है ना, या जिनका मांस खाते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें जो है उनको आप ध्यान रखें कि दो नाम आएंगे।